हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन एज शोन इन द डायग्राम व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म द इमर्जेंट रे ग्रेजेज अलोंग द सेकंड सरफेस द इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2 द एंगल थीटा ऑफ प्रिज्म एच। ये फिगर दे रखा है। देखो, अगर ये इंसिडेंट रे बेस के पैरेलल है तो ये एंगल ऑल्टरनेट हुए तो ये 45 डिग्री होगा, और यहाँ से अगर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम ऐसे सरफेस पर तो इसके और इसके बिटवीन 90 डिग्री है, तो ये इंसिडेंस एंगल आई 45 डिग्री हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट को अगर हम P मान लें और इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो एट पॉइंट P तो हम R1 निकाल सकते हैं। तो एट पॉइंट P पर स्नेल्स लॉ लगा दो, स्नेल्स लॉ लगाइए। तो इधर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो 1 इंटू साइन 45, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे रखा है, n बराबर √2, तो √2 इंटू साइन R1। तो देखो इसकी वैल्यू 1/√2 हो गई, और ये √2 है तो ये भी यहीं आ गया, तो साइन R1, और ये हो गया 1/2, और 1/2 कितने की वैल्यू है भाई? 30 डिग्री की, तो R1 पक्का 30 डिग्री हो गया। ये समझ में आ गया, साइन 30 लिख सकते हैं, और साइन से साइन कट जाएगा तो R1 बराबर 30 डिग्री। तो ये लाइट यहाँ से ऐसे बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल और 30 डिग्री से जाएगी, इसे हम R1 बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये N2 है और लाइट ग्रेज करके जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम गिवन है। देखो ऐसे ग्रेज कर रही है सरफेस से, सेकंड सरफेस से टच करके जा रही है, तो यहाँ E तो हो गया 90 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं R2। क्या हम R2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस जगह पे क्या लगा दो आप? स्नेल्स लॉ लगा दो। वैसे ये R2 C के बराबर होगा, तो कि लाइट डेंसर टू रेयर जाती है, और रेयर मीडियम में बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो तो ये डेंसर मीडियम में बनने वाला एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस जगह पर स्नेल्स लॉ अगेन लगाओ, तो एट पॉइंट Q पर या तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो या क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दो, एक ही बात है। तो लगाओ, स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इंटू साइन R2 इक्वल टू, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन R2 इक्वल टू साइन 91 तो 1/√2, और ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, तो R2 कितना आएगा? 45 डिग्री। बिल्कुल, R2 45 डिग्री है, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, जो प्रिज्म एंगल होता है ना A, तो A इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। A निकाल सकते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। वैल्यू कितनी आएगी आपकी? R1 आ गया 30 डिग्री और R2 आ गया 45 डिग्री, तो ये आपका हो गया 75 डिग्री। सोचो अगर A 75 डिग्री है तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो A प्लस 45 प्लस 75 प्लस 45 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करें तो 120, और ये घटाएं तो 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपकी, ये जो थीटा है आपका, इसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी। फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट। Consider light traveling from a medium A to medium B separated by plane surface. If the light undergo total internal reflection during its travel from medium A to B, the speed of light in media A and B are respectively the value of critical angle H. ठीक, solution। देखो लाइट मान लेते हैं ये मीडियम A है, ये मीडियम B है, तो लाइट A मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और लाइट की स्पीड A मीडियम में रखी है ये, तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड है 2.4 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड है 2.7 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो ये वाली स्पीड इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल रेयर मीडियम है और ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, और लाइट A से B जा रही है और क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। तो कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल तो सब जानते हैं, लाइट डेंसर टू रेयर जाए और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और हमसे यही पूछा है। ए से बी जा रही लाइट, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम म्यू ए मान लें और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी है ना, तो इस जगह पे या तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, साइन सी इज इक्वल टू, ये याद होना चाहिए, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। या तो ये लगाइए या स्नेल्स लॉ लगा दीजिए इस जगह पर, तो लगाते स्नेल्स लॉ। तो देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू ए मल्टीप्लाइड बाई
साइन सी इक्वल टू, और इस जगह पे लिखें तो म्यू बी मल्टीप्लाइड बाई साइन 90। तो यहाँ से साइन सी जो आएगा वो म्यू बी अपॉन म्यू ए आएगा। और देखो आप, म्यू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, और म्यू डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है, म्यू ए। बिल्कुल सही लिख रहा है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अब जानते हो म्यू में और सी अपॉन वी ये रिलेशन होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो सी अपॉन वी बी अपॉन सी अपॉन वी ए, तो सी से सी कट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल टू कितना, इक्वल टू साइन सी इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी। अब हमें इसकी वैल्यू गिवन है वी ए कितनी 2.4 10 की पावर 8, और इसकी वैल्यू गिवन है 2.7 10 की पावर 8। इससे ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 से काटे हैं तो ये 8 बार और 3 से काटे हैं ये 9 बार। तो साइन सी इतना आया और सी इक्वल टू आया साइन इनवर्स 8/9। लेकिन हम देखेंगे तो साइन इनवर्स में तो 9/8 है, चाहिए 8/9, तो ये तो है नहीं पक्का। अब इन तीनों में से कोई एक होगा, तो एक ट्राइंगल बना लीजिए ऐसे आप, इसे सी एंगल मान लो। साइन सी की वैल्यू 8/9 है, तो परपेंडिकुलर तो हो गया आपका 8 और हाइपोटेनियस हो गया 9। तो ये बेस निकालें तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 64, दैट मीन्स √17। अब एक एक करके चेक कर लें, कॉस्ट निकालोगे तो बेस बटे हाइपोटेनियस, तो 17/9 आएगा, तो ये भी नहीं है। 10 निकाल लेते हैं पहले, तो 10 अगर सी निकालें तो परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 8/√17, 8/√17, ठीक है। इसीलिए ये हो जाएगा सही, सी इक्वल टू 10 इनवर्स 8/√17, इसीलिए डी चॉइस इज करेक्ट। कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉट भी पॉसिबल नहीं, √13 तो होगा ही नहीं, इसलिए डी चॉइस करेक्ट। अब प्रिज्म ऑफ एंगल 75 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इज कोटेड विद thin film of refractive index 1.5 only at the back exit surface to have total internal reflection at the back exit surface the incident angle must be। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक फिगर बनाइए, एक प्रिज्म बना लीजिए, और उसमें हमें प्रिज्म एंगल दे रखा है 75, और इस सरफेस पर उसने कोटिंग करी है, और इस कोटिंग सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने 1.5 और प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने √3। अब क्वेश्चन में चाहता है कि कितना इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, आई पूछ रहा है हमसे, जिससे इस सरफेस से TIR हो जाए। ये तो लाइट यहाँ पे डाली, पहले ये सरफेस इससे जाएगी, इसे रिफ्रैक्शन एंगल कहेंगे। लेकिन TIR करने के लिए पहले हमें इसमें इस सरफेस ये कितना एंगल हो जिससे लाइट सरफेस से टच करके जाए, ग्रेज करके जाए, दैट मीन्स क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको हम। क्रिटिकल एंगल निकालने तो R2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, फिर बाद में चेक करेंगे कि TIR होने के लिए आई कितना चाहिए। पहले आई चाहिए हमें किसके लिए, सी सरफेस से ग्रेज करने के लिए कितना इंसिडेंस एंगल चाहिए, तो उसको निकालते हैं पहले। और इस क्रिटिकल एंगल को निकालना है, तो इस वाली कंडीशन में आप या तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दो, साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अब ये जानते हैं कि डेंसर का ज़्यादा होता है और रेयर का कम होता है। तो देखो ये 1.5 और ये √3 1.732, तो ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया। तो 1.5 मतलब 3/2 और ND √3, तो यहाँ से काटोगे तो ये √3/2, तो जो क्रिटिकल एंगल आएगा आपका ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, तो इसलिए 60 डिग्री आ जाएगा, दैट मीन्स R2 की वैल्यू 60 डिग्री होगी। या फिर आप इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओगे ना, तब यही फॉर्मूला निकल के आता है स्नेल्स लॉ लगाने से। देखो इस जगह पर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे अगर Q पॉइंट मानने से, तो Q पॉइंट पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हो तो लिखोगे क्या, √3 इंटू साइन R2 को ही तो C बोला है हमने, इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, इससे ये कटा तो ये √3 बार कट गया, तो √3/2 साइन 91, ये हो गया साइन 60 डिग्री, तो R2 की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। R2 मतलब C आ गया। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है, इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। चलिए अब सोचो R2 अगर निकले आया तो R1 भी निकले आएगा, तो A इक्वल टू कितना होता है प्रिज्म फॉर्मूला से, A बराबर R1 + R2, तो A तो 75 है, R1 आपका निकालना है और R2 60 डिग्री है, तो R1 आपका इस उधर लेके आएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। इंसिडेंस एंगल भी निकाल लेते हैं इस वाली कंडीशन में, तो इस वाले पॉइंट पर अगेन स्नेल्स लगा दो P पॉइंट पर।
अगर पी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो इधर तो एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू कितना है √3 और एंगल है आपका 15 डिग्री। अब क्वेश्चन में साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो ये रखी है 0.25, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1.732 और इसकी वैल्यू 0.25। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वाली वैल्यू आएगी जो यहाँ दे रखी है 0.433 आती है, तो अप्रॉक्सीमेट इतनी आ रही है इस साइन आई। तो इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है उसने साइन 25, तो साइन आई बराबर हो गया साइन 25, तो इससे कैंसिल हो गया, तो आई बराबर 25। तो जानते हो अगर आप इस एंगल को 25 डिग्री रखोगे तो लाइट इस सरफेस से ग्रेज कर जाएगी, मतलब सरफेस से टच करके जाएगी, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए कि इंसिडेंस एंगल कितना रखा जाए, इस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू आई की वैल्यू हम कितनी रखें जिससे लाइट इस सरफेस पर पड़े, कोटेड वाले सरफेस पर, और वो TIR हो जाए, मतलब सेम मीडियम में वापस आ जाए। तो TIR होने के लिए ये जो एंगल होना चाहिए R2, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। सोचो अगर इस एंगल को हमें क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखना है तो ये वाला एंगल जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा, A इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर इस एंगल को हमें 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कितना था 60 डिग्री, उससे बड़ा रखना है, अगर हमें R2 की वैल्यू C से बड़ी रखनी है, दैट मीन्स R2 अगर हमें बढ़ाना इंक्रीज करना है, तो R2 इंक्रीज कब होगा, कब, अगर आप R2 इंक्रीज करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाहते हो, तो R1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि A तो फिक्स है, प्रिज्म एंगल तो 75 डिग्री है, कांस्टेंट है ये। तो अगर आप R1 को घटा दोगे, तो R1 को अगर आप कम कर दोगे तो आपका R2 इंक्रीज हो जाएगा। R1 कम किया तो इस जगह पर ये R1 अगर कम हो गया है तो I भी कम करना पड़ेगा, क्यों, स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस जगह पे हम, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था √3, इस वाले पॉइंट पर लगा रहा हूँ स्नेल्स लॉ P पॉइंट पर, तो आपका √3 इंटू साइन R1। सोचो R1 घटाना पड़ रहा है तो I भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि I तो √3 तो कांस्टेंट है, तो I की वैल्यू जो आपकी है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी, दैट मीन्स I पहले कितना था 25, तो I की वैल्यू 25 से कम होगी, ये पक्का है। तो उस अगर I की वैल्यू 25 से कम कर दें तो ये कम करोगे तो ये भी कम होगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, और ये जब बढ़ेगा तो जैसे ही R2 C से बड़ा होगा तो TIR हो जाएगा, इसलिए I लेस देन 25 होना चाहिए। तो देखो लेस देन 25 में तो ये भी सही है, ये तो ग्रेटर देन 25 हो गया, ये तो गलत है, बिटवीन 15 एंड 20 ये भी सही है, और A और C चॉइस सही है, तो बोथ A एंड C तो ये भी सही है। इसके तीनों चॉइस क्वेश्चन में गिवन थे हमें, A, C और D, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, A C D, A C और D तीनों ही करेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज इज 40 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यूज्ड इज सेंटीमीटर। देखो मिरर का नाम नहीं बताया, लेकिन फोकल लेंथ देखिए सब नेगेटिव में है, तो ये पक्का है कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के द्वारा ही रियल इमेज बनती है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट जो है आपका वो रियल है या वर्चुअल है, तो जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है ना तो कॉनकेव मिरर से रियल इमेज तो बन जाती है, लेकिन साइज़ में वो छोटी बनती है। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज रियल बनती है, लेकिन साइज़ में छोटी होती है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो पक्का रियल ऑब्जेक्ट है। अब रियल ऑब्जेक्ट है तो बात समझें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो कॉनकेव मिरर हो गया, ये पक्का है, श्योर कर लिया हमने, और दूसरा ये भी श्योर कर लिया कि रियल ऑब्जेक्ट है। अब बात आती है कि ये फोकस है और ये आपका सेंटर कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो जिससे उसकी मैग्नीफाइड और रियल इमेज बने, तो हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होता है तब उसकी जो इमेज बनती है बियॉन्ड C बनती है, और साइज़ में बड़ी बनती है और इन्वर्टेड होती है, ऐसे साइज़ में बड़ी होगी। ये बात समझ में आई। अब यहाँ ये 40 सेंटीमीटर जानते हो क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की सेपरेशन दे रखी है ये 40 सेंटीमीटर। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज इज 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पूछ रहा है कॉनकेव मिरर की कितनी है, ठीक है। अगर ये साइज HO है और 3 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स ऑफ HO है, ये HI। तो सबसे पहले आप लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल लो, -KV/U और HI/HO, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो एक बताओ, ये अगर डिस्टेंस आपकी मैं U कहूँ ऑब्जेक्ट तक की, और ये वाली डिस्टेंस मैं V कहूँ, अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये कितना होगा V, तो ये 40 है और ये x है, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, तो ये 40 + x होगा। इंसिडेंट रे ऐसे चल रही होगी, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव, तो पक्का U नेगेटिव होगा और V भी नेगेटिव होगा। तो ये -V की वैल्यू पुट करें तो -40 + x, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दो।
डिवाइडेड बाई यू माइनस एक्स। एच आई प्रिंसिपल एक्सेस के जो नीचे मेजर करते हैं तो नेगेटिव, तो माइनस के 3HO, और प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर करते हैं तो प्लस के HO। तो इससे ये कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, और इस वाले माइनस से ये माइनस। इसका मल्टीप्लाई किया 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। इसको उधर लेके आएंगे तो 2x इज इक्वल टू 40, तो x आया 20 सेंटीमीटर। x 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। अब क्या है, फोकल लेंथ निकालने में क्या है, 1/f बराबर 1/v, मिरर है इसीलिए प्लस आएगा यहाँ। वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू लिखो तो माइनस के 40, साइन सहित लिखना इसमें, तो माइनस के 60 ये, और u की वैल्यू भी माइनस के 20। यहाँ से 60 एलसीएम ले लें तो ये -1 और ये माइनस का 3, तो माइनस के 4/60, और ये इससे कट गया 115 बार, तो ये 1/f, तो f इक्वल टू आ गया माइनस के 15 सेंटीमीटर, इसीलिए बी चॉइस इज करेक्ट। फॉर अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द प्रिज्म सेटिस्फाई। 4 इक्वेशन दे रखी है। तो एक हमारे पास ये प्रिज्म है, इस ए को ही हम रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं, प्रिज्म एंगल बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिंग एंगल, या फिर इसे हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है ये ए के बराबर है, ठीक। अब पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। अब ए और डेल्टा एम बराबर है, तो इस डेल्टा एम की जगह पे जब ए लिखेंगे तो 2a डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, साइन 2a डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। 2 से 2 कट गया, साइन ए, और साइन ए में फॉर्मूला लगाएं साइन थीटा का, 2 साइन θ/2 और कॉस θ/2। तो लिख सकते हैं इसको n बराबर 2 साइन a/2 और कॉस a/2। ये साइन a हो गया ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई साइन a/2, इससे तो ये कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 2 कॉस a/2। एक बात तो ये समझ में आई होगी पहले, ठीक है। अच्छा, ये हमें बराबर दे रखा है, और एक चीज़ और दे रखी है मिनिमम डेविएशन। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, आई और ई बराबर होते हैं। ये लाइट डाली ऐसे, नॉर्मल ड्रॉ करा, ये इंसिडेंस एंगल है, ये ऐसे जाती है बेस के पैरेलल हो जाती है, और ये ऐसे बाहर निकल जाती है, ये ई। तो आई और ई बराबर, और ये R1 और ये R2, तो R1 और R2 भी बराबर। ये होती है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। और इस वाले केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये मिनिमम होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा I प्लस ई माइनस ए। तो यहाँ I और E इक्वल कर दें तो 2I माइनस ए, और ये इस जगह पर लिखते हैं मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन ए के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ हमें दे रखा इसकी वैल्यू ए, 2I माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 2I, तो इससे कट गया, तो a बराबर I। तो इस a की जगह पर I लिख सकते हैं, इसीलिए n बराबर, यहाँ पे n बराबर 2 कॉस I/2। अब सोच के देखो, आपकी जो इंसिडेंस एंगल है I, ये मिनिमम कितना हो सकता है, कम से कम 0। तो I की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री से तक हो सकता है, 90 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता भाई। ग्रेजिंग लाइट इंसिडेंट करके डाल सकते हो आप, है ना। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस करोगे तो I बराबर 90 डिग्री, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम I बराबर 0 पुट करें यहाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 2 cos 0, और cos 0 की वैल्यू जाएगी 1, तो 2 आ जाएगा, n बराबर 2। और अगर I बराबर 90 डिग्री पुट करें तो n बराबर 2 cos 90 डिग्री रखोगे और 2 का डिवाइड करोगे तो cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो यह आएगा √2। तो आपकी वैल्यू 2 से √2 तक चेंज होगी, 2 से √2। तो ये तो है नहीं है, ये भी नहीं है, 2√2 है इसमें सही है, तो सी चॉइस इज करेक्ट। द एग्जिट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज कोटेड विद मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/2। व्हेन दिस प्रिज्म इज सेट फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इट एग्जैक्टली मीट द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, द प्रिज्म एंगल h। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास प्रिज्म है,
ये प्रिज्म एंगल हमसे पूछा है जब इसके सरफेस पर हमने एक एग्जैक्ट सरफेस पर एक कोटिंग करी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ny2 है और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें पहले मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो एक इनिशियली जब कोटिंग नहीं करी है तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, और कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होती है, अगर ये नॉर्मल है, ये i है और ये r1 और ये आपका r2, तो ये r1 और ये r2 और लाइट इमर्ज हो गई ऐसे E, तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ जब कोटिंग नहीं करी है तो ऐसा होगा मिनिमम डेविएशन क्या कि I और E बराबर और r1 और r2 बराबर लेट कर लो r, तो A बराबर और होता है यहाँ, ये आपका A है प्रिज्म एंगल, तो A बराबर होता है r1 प्लस r2, तो यहाँ रख दें तो A बराबर 2r, तो r बराबर a/2। ये तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है। इसी वाले केस में जब इसमें कोटिंग कर दें, तो कोटिंग कर दी तो ये आपका ये इंसिडेंस एंगल उतनी इंसिडेंस एंगल से डाला है, ये लाइट ऐसे गई इस सरफेस पर करी, ये एंगल आ रही है और नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये भी आ रही है, बस कोटिंग कर दी है। अब कोटिंग कर दी, अब वो चाहता है कि इट एग्जैक्टली मीट द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगाओ, अगर आर सी के बराबर है तो ये लाइट सरफेस से टच करके चलेगी ऐसे, दैट मीन्स इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री होगा। अब सोचो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोटिंग वाले सरफेस का n/2 है, तो ये ज़्यादा है इससे, तो ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है और ये ऑप्टिकल रेयर मीडियम है, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है रेयर मीडियम से। या तो इस जगह पे इस क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा के आप आर सी निकाल लो, सी ऐसे, तो साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये लगा लो, ये आया कैसे, इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओगे ना तो यही सॉल्व करके आएगा, याद ऐसे होना चाहिए। या तो इसको यूज़ कर लो या स्नेल्स लॉ लगा लो इस जगह पे, देखो स्नेल्स लॉ लगाओ इस वाले पॉइंट पे क्यू पर, तो एट पॉइंट क्यू पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो लिखें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डी लिख लेता हूँ अभी, डेंसर मीडियम है और एंगल है आपका साइन सी इक्वल टू रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर लिख लेता हूँ और आपका एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और साइन सी निकालें तो साइन सी इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी, और एन आर दे रखा है मैं n/2 और ये है n, ए से कट गया, तो आपको नहीं लगता कि जो साइन सी की जो वैल्यू आई है 1/2 देन साइन 30, तो ये कट गया तो c बराबर 30, दैट मीन्स r बराबर 30। ये 30 आया तो देखो ये क्रिटिकल एंगल वाले केस में ये दोनों बराबर होते हैं, ये भी आ रही है तो ये भी 30 होगा। अगर ये 30 और ये भी 30 तो a निकालें तो यहाँ से r की वैल्यू 30 है तो a कितना होगा, तो a इक्वल टू 2r होता है ये रहा, तो a इक्वल टू 2 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो a बराबर 60, तो या फिर a बराबर r1 प्लस r2, तो ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि दोनों बराबर एंगल थे, इसी वाली कंडीशन तो करना है, तो इसीलिए 60 डिग्री आंसर होगा। कंसिडर एन इक्विलैटरल प्रिज्म refractive index √2, a ray of light is incident on its one surface at a certain angle I. If the emergent ray is found to graze along the other surface, then the angle of refraction at the incident surface is close to, ठीक है। तो प्रिज्म बना लीजिए एक ऐसे, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है प्रिज्म है, इसलिए a बराबर तो 60 डिग्री हो गया। इस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं किसी सर्टेन एंगल से, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस एंगल हो गया, लाइट टुवर्ड द नॉर्मल, ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन एंगल होगा, ये पूछा हमसे, और सेकंड सरफेस पर लाइट सरफेस से ग्रेज का मतलब है सरफेस से टच करके चल रही है ऐसे, दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें √2 दे रखा है, और इधर कुछ नहीं बताया है तो इधर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो देखो ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ज़्यादा है और रेयर का कम होता है। तो ये एंगल जो होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए और इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल होता है, तो ये क्रिटिकल एंगल है। तो या तो आप क्रिटिकल एंगल सीधा निकाल लो, साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, तो रेयर मीडियम का 1, ये √2, और यहाँ से साइन सी लिखें तो ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई, तो सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। चाहो तो आप ये रिजल्ट कैसे आया, तो ये रिजल्ट स्नेल्स लॉ लगाओगे ना इस वाले पॉइंट पर, तो आप सॉल्व करोगे तो स्नेल्स लॉ आगे यही आ जाएगा, स्नेल्स लॉ लगाने के बाद
ठीक है, अब सोच के देखो ए इक्वल टू कितना होता है R1 प्लस R2। अब ए हमें दे रखा है 60 डिग्री, R1 हमसे पूछा है और R2 ही तो C है, तो C 45 डिग्री है, तो R1 इज इक्वल टू 60 माइनस 45, दैट मीन्स 15 डिग्री। इजी क्वेश्चन था काफ़ी है। R1 आ गया 51 डिग्री 15। द वेवलेंथ ऑफ लाइट वाइल इट पासिंग थ्रू वाटर इज 540 nanometer. The refractive index of water 4/3. The wavelength of same light when it is passing through the transparent medium having refractive index 3/2 nanometer. देखो मान लो ये इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इधर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ये वाटर है, इसे N1 मान लेते हैं। इधर कोई मीडियम है N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। लाइट इस मीडियम में जब थी तब उसकी वेवलेंथ λ1 540 नैनोमीटर थी, और जब ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में पास हुई तब इसकी वेवलेंथ हमसे पूछ रहा है कितनी है। ठीक है, एक बात बताइए, जब लाइट N1 से N2 जा रही है तो हम क्या लिखें 1N2 इक्वल टू N1 से N2 में जा रही है तो 1N2 और 1N2 N2 अपॉन N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C अपॉन V होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। C कांस्टेंट है, N में और V में इन्वर्स रिलेशन है। तो देखो यहाँ अगर इन्वर्स रिलेशन लिखें, इसमें लाइट की स्पीड V1 माने और इसमें लाइट की स्पीड V2 माने, तो उल्टा करके लिखना पड़ेगा V1 अपॉन V2, इन्वर्स रिलेशन है। और V बराबर होता है एफ लैम्डा। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट होती है और फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होती। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो यहाँ लिखें एफ λ1 और एफ λ2, इससे ये कैंसिल हो गया। इन दोनों रिजल्ट को यूज़ कर लो, सॉल्व कर लो। N2 की वैल्यू 3/2, N1 की वैल्यू 4/3, λ1 540 नैनोमीटर दे रखा है हीरा, और λ2 हमसे पूछा है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 9/8 हो जाएगा और 540 डिवाइडेड बाई λ2, 9 से कट गया 6 बार और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 480 नैनोमीटर, क्योंकि λ1 नैनोमीटर में दे रखा था और नैनोमीटर में पूछा है। बी चॉइस इज करेक्ट। अ थिन प्रिज्म with angle 5 degree of refractive index 1.72 is combined with another prism of refractive index 1.9 to produce dispersion without deviation the angle of second prism। ठीक है, देखो हमारे पास दो प्रिज्म है, थिन है। एक प्रिज्म ये है, इसका प्रिज्म एंगल A1 हमें दे रखा है 5 डिग्री, और इस जगह पर दूसरा प्रिज्म रखा हमने ऐसे उल्टा करके रखते हैं, तो ये A2, ये हमसे पूछा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है कितना 1.72 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.9। जब इस पे लाइट डालते हैं ऐसे वाइट लाइट, तो ये 7 कलर कंपोनेंट में टूटती है, लेकिन मैं केवल एक ही सिंगल एरो बना रहा हूँ, सिंगल लाइन। फिर ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइट को ऊपर की तरफ भेजेगा ऐसे। अब सोचिए नेट डेविएशन अगर निकालें तो इस नेट डेविएशन इक्वल टू लिखें तो λ1, ये लाइट को किधर घुमा रहा है क्लॉकवाइज। देखो ये ऐसे गई थी, फिर इसने ऐसे घुमाई, तो इसमें डेविएशन हुआ है ये क्लॉकवाइज पहले प्रिज्म से, और दूसरा प्रिज्म ने डेविएशन किया है एंटी क्लॉकवाइज, इसने लाइट को ऐसे घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये प्लस एंड माइनस के λ2, क्योंकि लाइट को इसने एंटी क्लॉकवाइज डेविएट किया है। लेकिन हमसे चाहता है विदाउट डेविएशन, तो विदाउट डेविएशन तो नेट डेविएशन 0, तो नेट डेविएशन 0 कर दो, λ1 एंड माइनस λ2, तो λ1 इक्वल टू λ2। अच्छा, एक कंडीशन तो ये आ गई विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। अच्छा, अब बात आती है कि थिन प्रिज्म जब होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन एक सिंगल थिन प्रिज्म से कितना होता है। जैसे ये लाइट पड़ी तो इसने लाइट को डेविएट कर दिया ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये प्रिज्म ए है तो ये होता है n-1 इंटू ए, लेकिन प्रिज्म थिन होना चाहिए तब लगता है ये। ठीक, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो सातों कलर प्रेजेंट होंगे, डिस्पर्जन तो हो रहा है, तो कौन सा कलर का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बताया नहीं। जब बताए नहीं तो हमें मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना चाहिए, तो वो येलो लाइट होता है। ये येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, जब कुछ नहीं बोले तो येलो मान लेते हैं। ये येलो -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म A1 और ny2 -1 A2, ये हमें दे रखा है 1.72 -1 और A 5 डिग्री, और ये दे रखा है 1.9 -1 इंटू A2 हमसे पूछा है। तो ये 0.72 और ये 5 डिग्री और ये हो जाएगा 0.9 A2। इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 10, 9 से कट गया
8 बार, और 1 0 से ये 0 कट गया, 5 से कटा ये 2 बार, और 2 से कट गया ये 4 बार, तो A2 इक्वल टू आ गया 4 डिग्री। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी, चॉइस इज करेक्ट। द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाई थिन लेंस आर इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 डिफरेंट पोजिशन। ये ऑब्जेक्ट की 2 डिफरेंट लोकेशन है, लेंस की नहीं है। 8 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज सेंटीमीटर। देखो समझते हैं, एक मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे थोड़ा सा इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में पता होना चाहिए। मान लो ये फोकल लेंथ f, ये 2f, ऐसे इधर भी f और ये 2f। अब बताओ, एक ही ऑब्जेक्ट की 2 डिफरेंट पोजीशन पर इमेज का साइज इक्वल चाहिए। एक ही लेंस है, एक ही पोजीशन है लेंस की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। तो सोच के बताइए, एक बार इमेज रियल होगी और एक बार वर्चुअल इमेज होगी, तभी इमेज का साइज बराबर हो सकता है। तो देखो, अगर एक बार हम ऑब्जेक्ट रख लें कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ये रख लिया ऑब्जेक्ट, और इमेज बनती है इस वाले केस में वर्चुअल, ये मैंने वर्चुअल इमेज बना दी। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले केस में हम ऑब्जेक्ट रख लें, इसी ऑब्जेक्ट को, साइज नहीं बढ़ाएं ऑब्जेक्ट का, ये f और 2f के बीच में, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड और बियॉन्ड 2f बनती है, और साइज में बड़ी बनती है ये। तो देखो, ये भी साइज में बड़ी बन रही है और ये भी, तो इसका साइज और इसका साइज बराबर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ऑब्जेक्ट 2 लोकेशन पर रखा है, 2 डिफरेंट पोजीशन पर रखा है। लेंस एक ही पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, उसमें लेंस की पोजीशन शिफ्ट करते थे, इसमें लेंस की पोजीशन शिफ्ट नहीं कर रहे, है ना। तो देखो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की ये फर्स्ट इमेज बन गई ऐसे। तो फर्स्ट के लिए जो इमेज लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालोगे ना आप, वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ऊपर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। और सेकंड, ये तो फर्स्ट लेंस के लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, और सेकंड वाली इमेज के लिए m नेगेटिव आएगा। पहली बात ये समझो, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब देखो, पहला वाला केस में ये रखा है u हमें 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले केस के लिए आपका u हमें रखा है, ये रेड वाला पेन से जो बनाए, ये 24, ये सेकंड केस के लिए 24 सेंटीमीटर, और लेंस की फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो देखो, लीनियर मैग्नीफिकेशन एक तो होता है m बराबर v अपॉन u, और एक होता है m बराबर f अपॉन u प्लस f। ये कैसे आया? तो देखो, 1 अपॉन लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, v निकालो यहाँ से, तो 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन v। यहाँ से u f एलसीएम लो, तो ये u प्लस f, ये 1 अपॉन v, और यहाँ से उल्टा कर लो तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u प्लस f। इस u को इसके नीचे ले आओ v के, तो v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f, और यही तो m है। ऐसा क्योंकि हमें f पूछ रहा है, u की जानकारी है। अब m1 और m2 बराबर क्यों होंगे? क्योंकि m1 इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी भी HO है, इसकी भी HO है, एक ही ऑब्जेक्ट है, और इमेज का साइज बराबर बता रहा है, तो दोनों के लिए ये HI है, ये भी HI है। तो ये तो पक्का है कि m1 m2 इक्वल होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, m पॉजिटिव है और इसका m, सेकंड वाली पोजीशन का m नेगेटिव है। तो भाई ऐसे तो नहीं हो सकता कि प्लस का 8 और माइनस के 8 बराबर हो जाएं। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है 8 और 8, लेकिन ऐसे थोड़ी हो सकता है। इसीलिए इसमें एक माइनस साइन लगा दें। अगर माइनस साइन लगा दोगे, ऐसे लिखोगे 8 इक्वल टू माइनस साइन और माइनस 8, तो देखो अपने आप ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका ध्यान रखिए, साइन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। f फर्स्ट वाली सिचुएशन में देखें तो f अपॉन u कितना है 8, तो यहाँ u की वैल्यू लिख रहे हैं तो -8, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे से होगी, तो ये नेगेटिव लेते हैं, तो -8 प्लस f इक्वल टू माइनस, ये तो ये वाला माइनस लगाए, f फिर सेकेंड लेंस ले लिखें तो u माइनस के 24 प्लस f से तो f कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाइड आप इसमें कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के 24 प्लस f, इसका इसमें करेंगे तो इस माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और ये माइनस f। इस f को उधर ले आओ तो 2f हो गया, और इसको उधर ले आएंगे तो 24 प्लस 8 32, तो f की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, इसलिए यहाँ 16 भर दें। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स spherical glass surface of radius of curvature 50 सेंटीमीटर।
refractive index of glass is 1.5. The ray converge to a point at a distance x from the center of the curvature of the spherical surface. The value of x is centimeter. देखो सबसे पहले हमें एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बना लेना चाहिए ऐसे, और ये इसका पोल हो गया, सभी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये, इसका सेंटर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ये दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, और इधर एयर है और इधर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं पैरेलल। ये स्फेरिकल सरफेस है, तो आप लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल तो यू जो हो जाएगा माइनस के इन्फाइनाइट। वी की वैल्यू निकाल लें कि इमेज कहाँ बनेगी। पहले तो फॉर्मूला लगाएं स्फेरिकल सरफेस का, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। हमेशा वी के जो ऊपर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जाती है, तो रिफ्रेक्शन होने के बाद लाइट इस मीडियम में आएगी, इसलिए ये n2 है। और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में से लाइट आ रही है, तो लाइट इस मीडियम में इंसिडेंट हुई है तो ये n1 हो गया। इसे 3/2 लिख सकते हैं हम, तो n2 की वैल्यू तो 3/2। v हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका साइन पुट नहीं करते। माइनस n1 1 है, लेकिन u इन्फिनिटी है, जब इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट, तो ये 0 होने वाला है। और n2 की वैल्यू है 3/2 माइनस 1, और r इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, तो r पॉजिटिव है और 50 सेंटीमीटर है, तो ये 3/2 v हो गया, और ये 1/2 बचेगा यहाँ, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 और 50 तो 100 हो जाएगा, और 2 से ये कट गया आपका 50 बार, और इसका मल्टीप्लाई करें तो v बराबर आया प्लस के 150 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इमेज इधर ही बनेगी, तो लाइट को ये 50 है तो ये लाइट को ऐसे कन्वर्ज कर रहा होगा ऐसे, और ये इस जगह पे मीट कर गई होंगी, रियल इमेज बनी होगी। और ये सभी डिस्टेंस v है, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर आई है। पर ये आंसर नहीं है, गड़बड़ मत करना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो थोड़ा सा यहाँ से। द रेज कन्वर्ज टू अ पॉइंट, तो यहाँ पर ये कन्वर्ज हुई एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जबकि हमें ये डिस्टेंस कहाँ से मिल रही है, पोल से, और ये जो x डिस्टेंस है ये सेंटर कर्वेचर से है भैया, ये हमसे पूछ रहा है। जहाँ ये कन्वर्ज हुई है वो वाला पॉइंट सेंटर कर्वेचर से x डिस्टेंस पर है, और x की वैल्यू पूछा है, तो बताओ ये 150 और ये 50, तो x कितना आ गया, 150 माइनस 50 दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 100 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पे 100 भर दें। द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड दैट ऑफ अ प्लेनो कॉनकेव लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 आर सेम। इफ द कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉनकेव लेंस exactly matches with the curvature of back surface of the biconvex lens, then the ratio of radius of curvature of front and back surface of biconvex lens is, तो एक हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है या बाइकॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ये, और एक हमारे पास प्लेनो कॉनकेव लेंस है ये इस तरीके से, और इसका ये बैक वाला और इसका ये फ्रंट वाला बिल्कुल फिट बैठते हैं, दैट मीन्स मैच करते हैं, एग्जैक्टली मैचेस, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा। अगर आप इसको मिलाओगे कॉन्टेक्ट में रखोगे तो एग्जैक्ट फिट बैठेगा इसके अंदर ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और जो बैक सरफेस की इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, तो इसकी भी r2 होगी तभी तो मैच करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसकी पावर p1 और इसकी पावर p2, इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं p1 p2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो निकाल लो, बराबर कर दो। तो इसकी पहले हम फोकल लेंथ निकालें, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएं, तो 1/f1 यही p1 है ऐसे, इक्वल टू लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि दे रखा है यहाँ 1.5, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो 1.5 सराउंडेड तो 1 है, तो इसलिए डिवाइड बाई 1 ही रहेगा, -1 1/r1। देखो इसका अगर हम इसे फर्स्ट सरफेस माने तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा ऐसे, और लाइट इधर से डाल रहे हम ऐसे, तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे, r1 इधर की तरफ आएगा, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, और r1 इधर की तरफ आएगा, तो r1 तो पॉजिटिव होगा और r2 नेगेटिव होगा, तो माइनस एंड माइनस करेंगे यहाँ पे r2। देखो ये एक प्लेन सरफेस है ऐसे, एक ऐसे है, सॉरी प्लेन नहीं, कॉन्वेक्स लेंस सरफेस है, और ये लाइट डाली है ऐसे, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हुआ, तो ये c1, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये r1, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं पॉजिटिव, तो r1 पॉजिटिव है, ये सेकंड सरफेस हो गया, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, और ये r2, और r2 आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 1/f1 इक्वल टू आया ये
1.5 आ गया और ये हो गया 1/r1 प्लस 1/r2। ये फर्स्ट केस हो गया। ऐसे सेकंड केस में निकालें P2 तो 1/f2 इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ रखा है 1.7, तो 1.7 तो लिखेंगे तो 1.7 माइनस 1 और 1/, ये R1 हो गया एक तरह से, वैसे ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है प्लेन, है ना, ये ध्यान रखना। तो पहला सरफेस जैसे ये बनाया यहाँ ऐसे, अगर ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा और इंसिडेंट रे इधर है, तो C1 और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये R1 नेगेटिव होगा और R2 प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, है ना। तो R1 की जगह पर हमें ये लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर बता रखी है, तो R2 नेगेटिव में और ये इनफाइनाइट है, तो ये हो जाएगा 0.7 और यहाँ पे ये माइनस आएगा डिवाइडेड बाई R2, ये P2 आ गया। लेकिन हमें केवल मैग्नीट्यूड इक्वल करने, तो साइन मत बराबर ले लेना। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है एक प्लस के 10 और एक माइनस के 10 दोनों कैसे बराबर होंगे, है ना, तो प्लस मैग्नीट्यूड लेने बस केवल, तो लिख सकते हैं ऐसे 0.5 1/r1 प्लस 1/r2 और इसे लिख लेना 0.7 डिवाइड बाई R2। इस पॉइंट को उठाओगे तो 10, इसको उठाओगे तो ये भी 10, 10 से तो 10 कट गया, ठीक है। 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 5/r1 प्लस 5/r2 इक्वल टू 7/r2, इसको इधर ले जाओ तो 5/r1 इज इक्वल टू, जब इसमें से घटाओगे 7 में से 5 गए तो 2/r2 और हमें चाहिए R1/r2, है ना, तो R1 तो इधर गया, 2 इधर नीचे आया, तो R1/r2 इज इक्वल टू 5/2 आएगा, इसलिए इसकी चॉइस हो गई सी, चॉइस इज करेक्ट। 5% इधर रखें, रिकॉर्डेड, इस पर ध्यान दें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v यूजिंग सेम कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर 5 डायोप्टर, ये 5 रीडिंग ली है इन्होंने। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एच। देखो सबसे पहले हमें लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेनी चाहिए। देखो पावर दे रखी है प्लस के 5 डायोप्टर, तो पावर इज इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में, तो f इज इक्वल टू लिखें तो 100/5 दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है लेंस की, ठीक है। अब इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें 2 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा है तो इमेज बियॉन्ड 2f बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है, साइज में बड़ी बनती है, बट बियॉन्ड 2f बनती है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा होता है तो इमेज f और 2f के बीच में बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है लेकिन साइज में छोटी बनती है, लेकिन f और 2f के बीच में बनती है। ये 2 फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमें याद होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखो पहला पर्सन की अगर हम चेक करें तो मैंने 5 ये बना रखे हैं, मान लो ये पहले पर्सन की बात कर रहे हैं P1 की, इसने ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पर, दैट मीन्स देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर तो ये 2f है तो 40, ऐसे ये वाला ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखा उसने 25 पर, दैट मीन्स f और 2f के बीच में कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये रहा, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f, तो बियॉन्ड 2f कभी बन सकती है ये, तो दैट मीन्स देखो ये 25 है तो ये 40 से एव भी बनना है और ये 96 दे रखा है, हो सकता है करेक्ट हो, अभी चेक भी कर लेंगे। फर्स्ट केस हो सकता है करेक्ट हो, अभी कह नहीं सकते, करेक्ट हो सकता है। चलो सेकंड रीडिंग देख लेते हैं। 30 और 62, 30 और 62 मतलब ये भी f और 2f के बीच में ही है, कुछ यहाँ है थोड़ा सा सरका दिया है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया और इसकी इमेज भी बियॉन्ड 2f ही बनेगी, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर से तो बड़ी ही होगी डिस्टेंस, तो 30 और 62 ये 40 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो P2 वाले की जो रीडिंग है वो हो सकती है सही हो, ठीक है। चले आए तीसरे वाले पर, P3 की रीडिंग देखते हैं। 35 पर तो ऑब्जेक्ट रखा, दैट मीन्स f और 2f के बीच में रखा है 35 ये, और इमेज बन रही है 37 पर, दैट मीन्स 2f के बीच में बना दी उसने इमेज, यहाँ बननी है कुछ ऐसे 37 पर, तो भैया जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड 2f बनती है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। P3 की रीडिंग ऐसा लग रहा है गलत हो सकती है। चलो और देखें 45 और 35, तो 45 मतलब बियॉन्ड 2f रखा है ऑब्जेक्ट P4 ने, और इमेज बनी है f और 2f के बीच में, जब बियॉन्ड 2f रखते हैं तो इमेज f और 2f के बीच में बनती है, तो ये भी ऐसा लग रहा है ये सही है, ये लग रहा है सही है। पांचवें पर्सन ने ऑब्जेक्ट रखा 50 पर, मतलब बियॉन्ड 2f ही रखा है, बियॉन्ड 2f क्योंकि 40 सेंटीमीटर से आगे रखा है,
और इमेज बन रही है 32, मतलब एफ और 2F के बीच में बन रही है। ये भी ऐसा लग रहा है सही है ये। तो इन चारों चॉइस में से अगर तुम ध्यान दो तो थोड़ा सा ये P3 वाला ही हमें गलत बता रहा है। तो देखें, रीडिंग पढ़ते हैं। रीडिंग रिकॉर्डेड बाई P3 एंड P2 पर्सन इज इनकरेक्ट। रीडिंग रिकॉर्डेड बाई P4 एंड P5 पर्सन आर इनकरेक्ट। और रीडिंग रिकॉर्डेड बाई ऑल पर्सन आर करेक्ट। तो ये तो ऑल पर्सन की तो करेक्ट है ही नहीं है। रीडिंग रिकॉर्डेड बाई P3 पर्सन आर इनकरेक्ट। तो P3 पर्सन की जो रीडिंग है वो इनकरेक्ट है। डी चॉइस इज करेक्ट। सबसे बढ़िया इसमें यही है, अगर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस पर तुम ध्यान दो तो अगर ऑब्जेक्ट एफ और 2F के बीच में रखा होता है तो इमेज बियॉन्ड 2F बनती है, जबकि उसने बना दिया एफ और 2F के बीच में। अब थोड़ा सा अगर चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ऐसे 1/f बराबर, जैसे पहले पर्सन को चेक करना चाहें तो 1/f इक्वल टू लेंस फॉर्मा लगा लो 1/v माइनस 1/u। एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, v निकाल के देख लेते हैं और u कितना है माइनस के 25। तो 1/v इक्वल टू 1/20, ये प्लस हो जाएगा फिर माइनस के हो जाएगा। यहाँ से 100 एलसीएम ले लेते हैं तो 0 से 0 कट गया और ये आ गया 5 और ये हो गया 4। तो ये 1/v हो गया, तो ये आ गया 1/100। तो 1/v, तो v इक्वल टू आ गया 100 सेंटीमीटर, जबकि इसमें दे रखा है 96 सेंटीमीटर। तो देखो ये रिकॉर्डेड है, मतलब लैब में ली गई रीडिंग है, तो इतना एरर तो चल सकता है, इतना एरर चल सकता है। एरर आएगा बेटा, रिकॉर्डिंग रीडिंग है, 5% रीडिंग ले रहे हैं तो रिकॉर्डिंग रीडिंग आ सकती है। लेकिन आपको सबसे बेस्ट चॉइस यही है, आप सब में चेक करके देखिए। सबसे बढ़िया आप ये कह ही नहीं सकते कि P3 और P2 पर्सन आर इनकरेक्ट, P4 और P5 पर्सन आर इनकरेक्ट। और सबसे बढ़िया जो आंसर हो सकता है इसमें, रीडिंग रिकॉर्डेड बाई P3 पर्सन आर इनकरेक्ट, ये पक्का इनकरेक्ट है। In parallax method for determination of focal length of concave mirror, the object should always be placed। 4 चॉइस रखिए। देखो पैरेलैक्स मेथड एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं और एक पेन लेते हैं। उस पेन की जो इमेज बनाते हैं, रियल इंपॉर्टेंट है, रियल इमेज बनाते हैं। वो इमेज और जो पेन है ऑब्जेक्ट वो कॉन्साइड करनी चाहिए, मीट करनी चाहिए। अगर मीट करेंगे तो उसे पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। और विदाउट पैरेलैक्स का मतलब जब वो मीट नहीं करें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये ऑब्जेक्ट की पेन का टॉप है ये वाला और ये इमेज बन रही है, अगर ये दोनों एग्जैक्टली ऐसे कॉन्साइड कर जाए, ये इमेज है ये वाली इमेज है ये वाली, और ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऐसे कॉन्साइड कर जाए ऐसे एग्जैक्टली, तो ये पैरेलैक्स हो गई। और अगर ये थोड़ा सा ऐसे हैं टेढ़े मेढ़े तो ये विदाउट पैरेलैक्स हो गई, है ना। तो हमें ऐसे करना होता है पैरेलैक्स में, एक्सपेरिमेंट में, और उसमें रियल इमेज इंपॉर्टेंट होती है। तो ये रियल इमेज बनानी है हमें पैरेलैक्स मेथड में, रियल इमेज ऑब्जेक्ट की, पिन की, तो इंपॉर्टेंट है। तो अब रियल इमेज कब कब बनती है वो चेक कर लो बस केवल। तो देखो ये आपका एक मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, ये पोल है और ये फोकस है, ये सेंटर कर्वेचर है। यानी तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इस फोकस से इधर रख दें लेफ्ट साइड में, तो हमेशा अगर कहीं भी रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, सी और एफ के बीच में रखें, बियॉन्ड सी रखें, तो वो रियल इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट हम इनमें से कहीं पे भी रख देते हैं तो उसके द्वारा बनने वाली इमेज रियल होती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज वर्चुअल हो जाती है। तो वर्चुअल इमेज नहीं चाहिए हमें, रियल इमेज चाहिए एक्सपेरिमेंट में। तो अब चेक कर लो। तो बिटवीन ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर कर्वेचर ऑफ द मिरर ओनली। तो सी और एफ के बीच में रखने पर इमेज तो रियल बनेगी, पक्का है, लेकिन इसने ओनली वर्ड यूज़ कर दिया है। ओनली नहीं, बियॉन्ड सी भी रखते हैं तब भी रियल इमेज बनती है, तो इसीलिए ये गलत है। बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ये तो बिल्कुल वैसे ही गलत है पूरा के पूरा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तब भी रियल इमेज बन जाती है, लेकिन इसने भी वर्ड यूज़ किया है ओनली। भाई सी और एफ के बीच में रखने पर भी तो रियल इमेज बन जाती है, तो ये भी गलत है। एट एनी पॉइंट बियॉन्ड द फोकस ऑफ द मिरर, फोकस के बियॉन्ड इधर की तरफ कहीं भी रख दो, हमेशा रियल इमेज बनती है। तो डी चॉइस इसका परफेक्ट है बिल्कुल। A collimated beam of light of diameter 2 mm is propagating along x-axis. The beam is required to be expanded in collimated beam of diameter 14 mm using a system of 2 convex lenses. The first lens has focal length 40 mm, then the focal length of the second lens each. हमारे पास दो लेंस का एक सिस्टम है। मान लो एक लेंस ये है और एक लेंस हमारे पास ये वाला है।
इस पर एक बीम डालिए जिसका डायामीटर, कॉलिमेटेड बीम डालिए जिसका डायामीटर, ये एक बीम डालिए ऐसे, ये एक सिंगल बीम है आपकी, इसका डायामीटर दे रखा है हमें ये वाला 2 मिलीमीटर। ठीक, अगर हम चाहते हैं कि इस दोनों सिस्टम से हमें द्वारा से एक कॉलिमेटेड बीम बने, तो यहाँ से भी हम ऐसे ही चाहते हैं कि लाइट ऐसे इमर्ज हो, लेकिन उसका जो डायामीटर है, अब कॉलिमेटेड बीम ही चाहते हैं, लेकिन उसका जो डायामीटर है हमें चाहिए 14 मिलीमीटर का। तो देखो ये तभी पॉसिबल है जब ये रे जो पैरेलल निकल रही है, ये तभी पॉसिबल है जब ये इसका फोकस मान लो F बने, तो ये फोकस पे जाए ऐसे, और फिर यही वाली रे, ये इमेज बन गई, और यहाँ से ही ये रे सीधे जाए और इस जगह पे मिल जाए ऐसे, और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका भी फोकस हो। इसका तो ये हो गया आपका सेकंड फोकस और इसका हो गया फर्स्ट फोकस, लेकिन लेंस के दोनों का मीडियम सेम होता है तो फर्स्ट फोकल लेंथ सेकंड फोकल लेंथ बराबर होती हैं। दैट मीन्स ये डिस्टेंस F1 और ये डिस्टेंस F2, तभी आपका ये रेज पैरेलल हो सकती है। जब लाइट फर्स्ट फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्रेक्शन पैरेलल हो जाती है ना। तो ये एक बीम, कॉलिमेटेड बीम तभी आ सकती है आपकी जब ऐसी सिचुएशन बने। अब क्या है, ये आपका एक ट्राइंगल ये वाला बन गया, ये वाला, और एक ट्राइंगल आपका ये वाला बन गया, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं। कैसे, तो देखो ये और ये एंगल बराबर होंगे और ये वाला और ये वाला बराबर होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो इसमें और इसमें सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन लगा दो। तो ये वाली अगर साइड ले रहे हो 2 मिलीमीटर, तो इसमें भी ये वाली साइड ले लो 14 मिलीमीटर इक्वल टू, इसमें ये वाली साइड ले रहे हो F1, तो इसमें भी ये वाली साइड ले लो F2। ये तो कैंसिल हो गया, 2/14 और F1 दे रखा है हमें 14 मिलीमीटर, सॉरी 40 मिलीमीटर, ये तो ये 40 दे रखा है डिवाइड बाई F2। तो देखो 2 से कट गया ये 7 बार, तो F2 इक्वल टू हो गया 280 मिलीमीटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 280। In a microscope, the objective is focal length 2 cm and eyepiece is having focal length 4 cm. The tube length is 32 cm. The magnification produced by this microscope for normal adjustment. ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक माइक्रोस्कोप है, ये डायग्राम बनाना चाहो थोड़ा सा बना लो, और ये आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ रखी हमें 2 सेंटीमीटर और आई लेंस की फोकल लेंथ रखी हमें आपकी 4 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब है दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच की सेपरेशन, इसको लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं। ये 32 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब फाइनल इमेज पूरे सिस्टम के द्वारा, जो फाइनल इमेज बनती है आई लेंस के द्वारा, वो इनफाइनाइट पर बने। और इनफाइनाइट पर जब इमेज तब बनेगी जब आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकस पर हो, एफ ई। दैट मीन्स डायग्राम ऐसे बनाते हैं, इसमें कुछ ये एफ ओ है, इससे स्लाइटली अवे रखते हैं ऑब्जेक्ट को आप, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, और इसकी इमेज जो है थोड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज यहाँ बन जाती है, ऐसे ये इमेज बन गई। अब इन दोनों लेंसों को कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज बनी ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बी, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का तो काम करे लेकिन ये इसके फोकस पर हो, आई लेंस के फोकस पर। दैट मीन्स यू ई एफ ई के बराबर हो। जब यू ई एफ ई के बराबर होता है तब इमेज जो बनती है वो आपकी इन्फिनिटी पे जाके बनती है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे जाके बनती है। ये आपका एफ ई और ये ऐसे बना देते हैं कि फाइनल इमेज जो बन रही है वो इनफाइनाइट पर बनती है। अब सोचो ये आपका वी ओ है और ये यू ई है, ऐसे, तो एल कितना हो गया? वी ओ प्लस यू ई, लेकिन यू ई एफ ई के बराबर है तो एल वी ओ प्लस एफ ई हो गया इस वाले केस में। तो मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में एम जो होता है ये होता है माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसमें केवल मैग्नीट्यूड देखें तो माइनस साइन हटा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इसका अप्रॉक्सीमेशन भी होता है, अप्रॉक्सीमेशन अजम्पशन कह सकते हो कि क्या, कि पहला अजम्पशन ये मानते हैं कि ये जो आपका यू ओ है, ये अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो एफ ओ से, जो इसका ऑब्जेक्ट लेंस का जो फर्स्ट फोकस है उसे स्लाइटली अवे रखते हैं,
तो हम UO नियरली इक्वल टू FO लिख सकते हैं। और दूसरा अजम्पशन ये मानते हैं कि अगर VO नियरली इक्वल हो किसके, L के, दैट मीन्स F ही बहुत छोटा हो। आई ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है ना, वेरी वेरी स्मॉल अगर होती है। वैसे अगर आपको बेस्ट माइक्रोस्कोप बनाना है, बेस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। और मैग्नीफाइंग पावर अगर ज़्यादा करनी है तो F ही बहुत छोटा लेना पड़ेगा और FO भी बहुत छोटा लेना पड़ेगा। दैट ऑब्जेक्टिव लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में FO और FE ये दोनों ही वेरी स्मॉल होनी चाहिए। और इनके जो बीच में डिफरेंस है वो जितना कम होगा उतना बेस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता है ना। तो इसमें FE अगर बहुत छोटा हो ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, तो इस वाली कंडीशन में हम VO L के बराबर कंसिडर कर लेते हैं। तो इस वाली कंडीशन में इसका जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, VO की जगह पर L और UO की जगह पर FO और D/FE। ये अब देखो, यहाँ से अगर मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करनी है तो FO भी छोटा चाहिए और FE भी छोटा चाहिए। अगर ये दोनों छोटे होंगे तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इस कंडीशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ से सर सीधा UE है, हमें पता है FE के बराबर है, तो यहाँ से आप VO निकाल लो, फिर VO निकल आए तो FO दे रखा है तो UO निकाल लो, फिर UO निकाल के यहाँ रख दो, है ना। पता नहीं JEE जो करता है, JEE के जब क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट वाले, तो ये इसी अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, देखो 32, और FO दे रखा है 2 सेंटीमीटर और D 25 सेंटीमीटर गिवन नहीं हो तो, और FE जो आपका है वो है आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो 4 से कट गया ये 8 बार और 2 से कट गया ये 4, तो ये आ गया 100। तो मैग्नीफाइंग पावर जो आ गया, मैग्नीफिकेशन जो आ गया 100 आ गया, तो हम यहाँ 100 भर देंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन इसमें आया है JEE 2026 में ही, उसको भी ऐसे करेंगे, बस उसमें डाटा बदल दिया है, क्वेश्चन करने का तरीका यही है। A convex lens of refractive index 1.5 and focal length f 18 centimeter is immersed in water. The difference in focal length of given lens when it is in water and air is alpha by f, alpha into f. The value of alpha, refractive index of water दे रखा है, ठीक है। देखो पहले लेंस मेकर फॉर्मूला हमें सबको मालूम होता है, इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला यूज होगा। अगर लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू refractive index of material of lens divided by refractive index of surrounded medium -1 और 1/r1 - 1/r2, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे μL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस है और μS रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडेड है। अगर एयर होता है तो μS की वैल्यू 1 हो जाती है, तो μ -1 दिखाई देता है, ठीक है। देखो फर्स्ट केस कह रहा है एयर में अगर ये लेंस है और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और सराउंडेड तो एयर है आपकी, और इसकी फोकल लेंथ रखी है F1 मान लेते हैं, या F दे रखी है उसने 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिख लो, 1/f इक्वल टू μL सराउंडेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल का तो 1.5 हो गया, दैट मीन्स 3/2 -1, और μS तो 1 हो जाएगा, एयर सराउंडेड 1 है यहाँ पे, तो उसे लिख नहीं रहे, और 1/r1 ये फर्स्ट सरफेस मान लो ये लाइट 10 से पड़ रही है, तो ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, तो ये C1, तो R1 जो होगी ये डिस्टेंस होगी, और ये पॉजिटिव मानेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेते हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो ये पॉजिटिव और ये वाली ऐसे, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, तो C2 इधर होगा और R2 इधर की तरफ होगा ऐसे, और R2 नेगेटिव होगा, इसलिए 1/r1 और प्लस हो जाएगा ये 1/r2। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में अगर इसे वाटर में डिप कर दें, किसमें डिप कर दें, वाटर में, तो इसी लेंस को अगर हम वाटर में डिप कर देते हैं ऐसे, तो जैसे वाटर में रखेंगे तो नई फोकल लेंथ मान ले तो f2 है, 1/f2, तो क्या लिखेंगे, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यही रहेगा अभी 1.5, तो 3/2, और सराउंडेड वाले का हो जाएगा वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो ये 4/3 -1 और 1/r1 + 1/r2, ठीक है। इसे F1 मान लेते हैं। अभी दोनों का अगर हम डिवाइड कर दें तो इससे ये कट जाएगा और F2/F1 ऊपर बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर रखा है हमने, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा, और ये 9/8 -1, तो 9/8 देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, 3/2 डिवाइड बाई 4/3, तो ये 9/8 हो गया, और 9/8 -1 तो 1/8, तो F2/F1 इज इक्वल टू 8/2, दैट मीन्स 4, तो F2 की वैल्यू आ गई 4F1।
लेकिन हमसे यहाँ डिफरेंस की कह रहा है, डिफरेंस इन फोकल लेंथ, इसीलिए डिफरेंस निकालें तो F2 माइनस F1 करें तो 4F1 माइनस F1, तो ये हो जाएगा 3F1, और यहाँ 3F1 ही F है आपका, तो ये हो जाएगा 3F, और यहाँ ये दे रखा डिफरेंस अल्फ़ा F, तो ये अल्फ़ा F है तो F से F कट गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 होगी। अब बाइकॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स lenses as shown in the figure. The refractive index and radius of cut surfaces are also mentioned in the figure. When an object is placed on the left side of lens at a distance 30 cm from the biconvex lens, the magnification of the image will be, ये फिगर दे रखा था, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पर बाइकॉन्वेक्स लेंस से रखा हुआ है, रख दिया। इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लीनियर मैग्निफिकेशन V/U, और एक फॉर्मूला इसके टर्म में होता है F और U के टर्म में। ये कैसे आया बता दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, ये मोस्टली बच्चों को याद होता है, ठीक है। चलो पहले हमें F किसकी, बाइकॉन्वेक्स लेंस की, लेकिन बाइकॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो कॉन्टेक्ट में रखे हैं, तो पहले आपको F इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालें, जैसे एक ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्टेक्ट में रखे हैं बहुत अलग, ठीक है। तो F इक्विवेलेंट जब कॉन्टेक्ट में रखे होते हैं दोनों लेंस, तो F इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/F1 प्लस 1/F2। तो इसकी फोकल लेंथ हमने F1 मान ली और इसकी फोकल लेंथ हमने F2, F1 F2 निकालो यहाँ रख दो, तो F इक्विवेलेंट निकल आएगा। और F इक्विवेलेंट जो होगा दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन से बाइकॉन्वेक्स लेंस बनेगा, तो ये F इक्विवेलेंट यूज करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अच्छा तो कैसे निकालें, तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/F इक्वल टू लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडेड मीडियम का -1 1/R1 माइनस 1/R2। अब ऑब्जेक्ट इधर ही रखा है तो लाइट ऐसे पड़ी, जिस सरफेस पे लाइट पहले पड़ती है तो इस सरफेस पे लाइट पहले पड़ रही है, तो ये सरफेस फर्स्ट सरफेस है, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा तो C1 इधर और ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, तो ये R1 लिख देंगे हम, ये प्लस का होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव। और ये सेकंड सरफेस है तो R2 जो लिखेंगे प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। अब यहाँ पर रखें तो 1/F इक्वलेंट इस लेंस का निकाल रहे हैं, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो 1.5, और सराउंडेड एयर है तो इसीलिए 1 लिखेंगे नीचे -1, और 1/R1, तो R1 पॉजिटिव है और R1 दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर इस सरफेस का। तो देखो इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है ना, इसको ऐसे घुमाएंगे गोला, तो ये R1 दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इसीलिए 1/R1 हो गया 15 और R2 इनफाइनाइट हो गया ये, ठीक है। ये तो 1/F1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, ऐसी 1/F2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, लाइट 10 से पड़ रही होगी, तो इसमें इस सरफेस पर लाइट पहले पड़ रही है, तो ये पहला सरफेस है, दैट मीन्स R1 इन्फिनिटी, और ये सेकंड सरफेस है ये वाला, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, तो ये C2 और ये ऑप्टिकल सेंटर, इसीलिए R2 इधर की तरफ होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए नेगेटिव, और R2 दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर इस सरफेस का, तो R2 की वैल्यू दे रखी है -12 सेंटीमीटर होगा। फिर लगाइए ये वाला फॉर्मूला, तो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 दे रखा है यहाँ पे, ये वाला लगा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये लिखें तो 1.2 -1 और 1/R1, R1 तो इन्फिनिटी हो गया, और R2 -12, तो माइनस ये रहा और माइनस ये रहा ऐसे, तो देखो यहाँ से बचेगा आपका 1/F इक्वलेंट लिखें, यहाँ से बचेगा 0.5 और ये हो गया 15, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 0.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस के 0.2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12, इससे हटाएंगे 0 और इससे हटाएंगे 0, तो ये हो गया 130 और ये हो गया 160, यहाँ से 60 एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 तो 3/60, तो F इक्वलेंट जो आया वो आया 20 सेंटीमीटर, है ना। पहले ये 1/F इक्वलेंट था, तो F सीधा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। अब M निकालना है, तो M इक्वल टू F की वैल्यू आ गई 20, ये बाइकॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आ गई, दोनों लेंसों को कॉन्टैक्ट में रख देंगे तो बाइकॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, और फोकल लेंथ 20 है, और U की वैल्यू देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, U इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव, तो -30 + 20, तो ये 20 और ये -10, तो M की वैल्यू आई -2, ये इसलिए आंसर हो गया A चॉइस इज करेक्ट। अच्छा ये थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें लेंस फॉर्मूला लगा लिया करो, 1/V - 1/V निकाल लो यहाँ से, इसको उधर ले आओ, 1/F + 1/U,
1/v। यहाँ से u f एल्सियम लोगे तो u प्लस एफ आएगा, ये 1/v। उल्टा करोगे तो v की वैल्यू आएगी u/f u प्लस एफ। u को इसके नीचे ले आओ, इस वाले u को, तो v/u f/u प्लस एफ। तो यही तो m है, ये आ गया। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड थिन, इस पर ध्यान दें, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर are combined together without any gap, and this combination has magnification m1 when an object is placed 10 centimeter before the convex lens. Keeping the position of convex lens and object undisturbed and a gap 1 centimeter introduced between the lenses by moving concave lens away, which lead to the change in the magnification of the total lens system to m2, the value of m1/m2h। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस क्या है हमारा। फर्स्ट केस है कि एक हमारे पास थिन कॉन्वेक्स लेंस है और एक थिन कॉनकेव लेंस है, दोनों कांटेक्ट में रखें विदाउट एनी गैप ऐसे, और इसकी फोकल लेंथ f1 हमें रखिए 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ प्लस के 5 सेंटीमीटर, और इस लेंस की फोकल लेंथ f2 माइनस के 4 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि कॉनकेव लेंस है, डायवर्जेंट लेंस की फोकल लेंथ हम नेगेटिव मानते हैं। और एक ऑब्जेक्ट है ये जो इससे 10 सेंटीमीटर रखा है पहले, तो इसका पूरे सिस्टम का जो लीनियर मैग्निफिकेशन है कॉम्बिनेशन का वो m1 है, ये हमें निकालना है सबसे पहले। तो फर्स्ट केस तो ये है, देखो m1 अगर निकालना है तो पहले इस पूरे सिस्टम को हम एक सिंगल लेंस कंसिडर कर सकते हैं, और सिंगल लेंस की फोकल लेंथ निकालें f इक्वलेंट, तो वो फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो f1 दे रखा है हमें प्लस के 5 और f2 दे रखा है माइनस के 4। यहाँ से 20 एलसीएम ले लिया तो ये आया आपका 4 और ये आया 5, तो माइनस के 1/20 1/f इक्वलेंट, तो f इक्वलेंट आया माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस साइन आया, दैट मीन्स ये कंबाइंड लेंस बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस। आपका ये कंबाइंड लेंस है ना, वो एक सिंगल लेंस की तरह से बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह से, जिसकी जो f इक्वलेंट है ये हमें रखिए कितनी, माइनस के 20 सेंटीमीटर। और इस क्योंकि दोनों लेंस थिन थे तो ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूरी पर है, u 10 सेंटीमीटर। तो इसका लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लें, m1 इज इक्वल टू, ये वैसे v/u होता है, लेकिन एक फार्मूला और होता है हमारा कि हम यूज़ कर सकते हैं f/u प्लस एफ। ये कैसे आया, जैसे लेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहाँ से आप v निकाल लो तो 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। यहाँ से u f एल्सियम लेंगे तो u प्लस एफ, ये 1/v, तो v इक्वल टू आएगा u/f और u प्लस एफ। अगर u को इसके नीचे ले आएंगे तो v/u f/u प्लस एफ दिखेगा, इसीलिए ये आ गया देखो v/u। तो m1 f की वैल्यू लिखें, f इक्वलेंट है माइनस के 20, और u विद साइन लिखें। देखो ये इंसिडेंट रे ऐसे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, तो ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव लेंगे। तो u है आपका माइनस के 10 और ये है 20, तो ये माइनस के 20 एंड माइनस के 30, माइनस से तो माइनस कट गया और ये आया 2/3, तो m1 आ गया आपका 2/3। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस क्या है उसे और देख लेते हैं। वो कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस को आप डिस्टर्ब ना करिए, ऐसे कैसे रखिए, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको भी आप डिस्टर्ब ना करिए, ये 10 सेंटीमीटर पर ही है, बस कॉनकेव लेंस को आप इस लेंस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सरका दीजिए। तो इसको आपने इधर की तरफ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सरका दिया। अब इस पूरे सिस्टम का, दोनों लेंस के सिस्टम का जो मैग्निफिकेशन है वो m2 है, दोनों का है। तो फिर पूछ रहा है आपसे क्या, m2 निकालना है। अब इस पूरे सिस्टम का जो m2 है ये निकालना है, ये कैसे निकालें, तो देखो इसका अगर हम m1 मैग्निफिकेशन मान लें, m1 डैश मान लेते हैं, और इसका m2 डैश मान लेते हैं, तो इन दोनों का कंबाइंड मैग्निफिकेशन निकालें तो m2 इज इक्वल टू m1 डैश और m2 डैश, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में करते हैं। इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई करके हमें कंबाइंड का आ जाता है, पूरे सिस्टम का आ जाता है m2। तो ये निकालना पड़ेगा, पहले इसका निकाल लें। अब इसका निकालने के लिए इसकी फोकल लेंथ तो f1 है, तो m1 डैश ये वाला लगा लो, ये वाला, तो लिख सकते हैं f1/u प्लस f1, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, और ये लगाया तो m1 डैश f1 तो कितना है आपका, प्लस के 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो ये इसकी वैल्यू तो आपकी 5 हो गई, और u की वैल्यू वही माइनस के 10, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे चल रही है आपकी, माइनस के 10 प्लस f1 है 5, तो ये आ जाएगा 5 और माइनस के 5,
तो m1 डैश जो आया वो आया -1, इसका मैग्निफिकेशन 1 आएगा। अब इसका निकालना है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है पहले उसकी लोकेशन देखेंगे। तो पहले इसी लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u1। तो f1 तो प्लस के 5, v1 निकाल लेते हैं, इमेज कहाँ बना रहा है ये लेंस, और u1 आपका माइनस के 10 है, क्योंकि इंसिडेंट रे इसे u1 कह दिया मैंने। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से निकालें तो 1/v1 इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको ले जाएंगे फिर माइनस हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/10। तो यहाँ से 10 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 1/10, तो 1/v1। तो v1 आया प्लस का 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इमेज इधर बन रही है। और इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस में बन रही है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, और ये है 1 सेंटीमीटर। तो कुछ इमेज यहाँ बनेगी जाके ऐसे, ठीक है, ये इमेज बन गई, ये आपकी इस तरह से। लेकिन लेंस सामने आ गया, अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ ये इमेज बनाता रियल, लेकिन इमेज बनेगी वर्चुअल। अब सोचो आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हो, इमेज पहचानते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे से। तो इस लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमेज यहाँ पे जाके एक रेज और निकाल दो, ये रही, चलो ये सीधी जाएगी, है ना। तो ये अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ पे ये मीट करता, लेकिन लेंस है, दैट मीन्स इसके लेंस के द्वारा इसकी ये वर्चुअल इमेज बनी। और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं हम इंसिडेंट रे से, तो इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे कौन है, ये वाली, और ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं उस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये, क्योंकि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो उसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं, तो इसीलिए लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए ये आपका जो I1 है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर और ये आपकी 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। ठीक है, अगर ये इसकी 9 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट है तो ऑप्टिकल सेंटर से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इसमें फिर इसका मैग्निफिकेशन निकाल लें m2 डैश, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ थी वो है -4 सेंटीमीटर, तो माइनस का f2 अपॉन u2 प्लस f2, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो f2 कितना है, इसकी फोकल लेंथ f2 इसकी है -4, और u2 देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए। तो इस इंसिडेंट रे ये रही, इसकी डायरेक्शन में ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए प्लस की होगी और 9 सेंटीमीटर, और f2 है -4, तो हो जाएगा -4 और ये 5, ये m2 डैश आया। लेकिन हमें चाहिए आपका क्या, m2 पूरे सिस्टम का, कंबाइंड सिस्टम का। तो m2 इज इक्वल टू m1 डैश और m2 डैश। m1 डैश हमने निकाला -1, तो ये -1 और ये -4/5, दैट मीन्स 4/5। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका इसमें m1 अपॉन m2, तो m1 अपॉन m2 निकाला तो m1 निकल के आया था 2/3, और ये वाली वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 4/5, दैट मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, 2 से कट गया ये कितनी बार 2, तो ये आया 5/6 ये। तो m1 m2 का जो मैग्नीट्यूड आया है वो 5/6, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है देखो, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जेई ने ड्रॉप कर दिया था। अब सोचो अगर कोई बच्चा यहाँ तक इसको सॉल्व करके 5-6 मिनट ख़राब करके इसे निकाल के लाया होगा, फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं गिवन हो पूरे में, तो कितना 5-6 मिनट गए उधर और टेंशन अलग, है ना। तो इसलिए ये ड्रॉप भी कर दिया गया, जेई ने इसको ड्रॉप कर दिया। इसका आंसर होना चाहिए 5/6। अच्छा, एक छोटी सी बात और, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इसमें एक फॉर्मूला हमने एफ इक्वलेंट का पढ़ा है कि एफ इक्वलेंट हम सीधा ये लगा सकते थे क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1/f2, ये वाला। तो यहाँ तो इससे एफ इक्वलेंट तो निकल आएगा, लेकिन कंबाइंड सिस्टम का मैग्नीफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे। सर जैसे पहले निकाला था एफ इक्वलेंट आपने यहाँ पर रख दिया था, वैसे कर लेंगे। देखो पहले वाले में इसमें क्या अंतर है, इसमें जब इस पूरे को आप एक लेंस सिंगल लेंस कंसिडर करोगे तो उसके लिए यू आपका फिक्स है 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन इसमें आप इसको एक लेंस मान तो लोगे, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकल आई, लेकिन जो कंबाइंड लेंस की जो एक सिंगल लेंस कंसिडर किया है वो लेंस इस जगह पे रखें या इस जगह पे रखें या इन दोनों के बीच में रखें,
यू कितना है वो कैसे मालूम पड़ेगा भाई? इसमें आप इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल लेंस कंसिडर करोगे तो यू तो 10 ही रहेगा, लेकिन इन दोनों को आप रिप्लेस करके एक सिंगल लेंस कंसिडर करोगे, उसकी एफ इक्वलेंट आप यहाँ से निकाल लोगे, लेकिन उस सिंगल लेंस को रखोगे कहाँ? उसका यू कितना होगा? इस जगह पे रखोगे या इस जगह पे रखोगे या बीच में रखोगे? तो वो एक पॉइंट होगा जिसकी वजह से आप कंबाइंड सिस्टम की मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसको ऐसे करना पड़ेगा। इन अ माइक्रोस्कोप द ट्यूब लेंथ 10 सेंटीमीटर, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज आर अरेंज्ड with focal length 2 cm and 5 cm. Total magnification obtained with this lens system. Normal adjustment is 5/k, the value of k is। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव लेंस, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, और ये आपका आई लेंस, इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर और आई लेंस की जो फोकल लेंथ दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, है ना। जानते हो अगर आप बेस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना चाहते हो तो उसके लिए FO और FE दोनों ही वेरी स्मॉल होनी चाहिए। जितना ये स्मॉल होते हैं ना उतना ही बढ़िया कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता है, मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होती है इसकी। दैट मीन्स ये भी कह सकते हो कि FE माइनस FO जितना स्मॉल हो, इनका डिफरेंस भी बहुत छोटा होना चाहिए। जितना स्मॉल होता है उतना बेस्ट माइक्रोस्कोप बनता है, एक कंडीशन। अच्छा मैंने ये क्यों बोला भी समझ में आएगा। L इक्वल टू ये है आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है ना, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है जब आई लेंस के द्वारा जो फनल इमेज बनती है अगर वो इनफाइनाइट पर बने तो इस पोजीशन, दोनों लेंसों की उस पोजीशन को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में तब बनेगी जब UE FE पर बने, UE FE के बराबर हो। दैट मीन्स जैसे ये FO है ऑब्जेक्ट लेंस का फर्स्ट फोकस, इससे स्लाइटली अवे रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। स्लाइटली अवे रखने की वजह है बताता हूँ थोड़ी देर में, और स्लाइटली अवे रखेंगे और इसका मैग्नीफिकेशन इमेज बना लेंगे हम, इसकी मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी आपकी ये वाली, इन दोनों लेंसों के बीच में A' B'। और इन दोनों लेंसों की पोजीशन को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, अगर हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनानी है तो इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये इमेज जो बने वो इस आई लेंस के फर्स्ट फोकस पर हो। और जब इमेज आई लेंस के फर्स्ट फोकस पर होती है तो ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। दैट मीन्स UE बराबर FE। और जब UE बराबर FE होती है तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस से पढ़ते हैं। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी में बनती है ऐसे, और इसी को फिर हमने नाम दे दिया है नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली केस पोजीशन। ठीक है। अच्छा इस वाले केस में अगर ध्यान दो तो ये VO हो गया और ये U हो गया, ये वाला। तो L बराबर क्या हुआ VO, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस VO है, और ये UE और UE FE के बराबर, तो VO प्लस FE, L इतना लिख सकते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है माइनस के VO अपॉन UO मल्टीप्लाइड बाई D अपॉन FE होता है ये। अब सोचो अगर मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा रखनी है तो UO कम रखना चाहिए, जितना UO को कम रख लोगे उतना ही M ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट लेंस के फर्स्ट फोकस से स्लाइटली अवे रखते हैं। अगर स्लाइटली अवे रखोगे तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा पाओगे आप, एक बात। दूसरी बात, इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ करते हैं हम। वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि मैग्नीफाइंग पावर अगर इंक्रीज करनी है तो UO को हमें FO के बराबर लेना चाहिए लगभग। UO को स्लाइटली ग्रेटर है FO से, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये FO है, स्लाइटली अवे रखते हैं एक। दूसरा FE बहुत छोटा लेते हैं, इसमें स्मॉल लेते हैं। अगर FE छोटा है तो इसे इग्नोर करके हम L बराबर VO लिख सकते हैं अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेस्ट माइक्रोस्कोप बनाना है तो उस वाली कंडीशन में हम ये यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ करें तो M, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड देख लें तो VO की जगह पे L, इसकी जगह पे FO और D अपॉन FE। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में ये फार्मूला होता है, हमें याद होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन करना है। यहाँ पे L कितना दे रखा है 10, FO दे रखा है हमें 2, D गिवन ना हो 25 और FE आपका 5। तो 5 से ये कट गया आपका 2 और 2 से 2 कट गया, तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 25 को, और ये हमें दे रखा है 5 की पावर k, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए B चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।